नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में मैं ईराजी शंकर आपका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। गार्नर की एक परिभाषा हमने पढ़ी थी। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति विज्ञान वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य वह है जो 4 तत्वों से मिलकर बनेगा। तो राज्य के निर्माणक 4 तत्व कौन कौन से हैं? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसमें से हम सरकार को समझ रहे थे। तो सरकार कोई भी हो, उसके 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका भी बोलते हैं, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो भारत में जो सरकार है उसकी व्यवस्था क्या है? देखिए, पहले तो भारत में 2 स्तर की सरकार है, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। एक केंद्र सरकार जिसको हम संघ सरकार भी बोल सकते हैं, और दूसरी राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के भी इसी तरह 3 अंग होंगे और राज्य सरकार के भी इसी तरह 3 अंग होंगे। तो केंद्र सरकार में जो व्यवस्थापिका है वह संसद है। इसका मतलब है पूरे भारत के लिए जो कानून बनाती है उस संस्था का नाम संसद है। केंद्र में जो कार्यपालिका है, तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, एक नाममात्र और दूसरी वास्तविक। नाममात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आता है केंद्र सरकार में। ठीक इसी तरह राज्य सरकार की जो व्यवस्थापिका है वह विधानमंडल है। जिस तरह से केंद्र के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था वो संसद है, राज्यों के लिए कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल है। राज्य में कार्यपालिका की बात करें तो नाममात्र या औपचारिक कार्यपालिका है वो राज्यपाल है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात करें अगर राज्य में, तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है और उसकी 3 मंत्रिपरिषद होती है। और राज्य की जो न्यायपालिका है वह क्या है? उच्च न्यायालय। तो इस तरह से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर समझना चाहते हैं तो इन संस्थाओं और इन पदों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। हमने पिछली क्लासों में संसद के बारे में पढ़ा है, संसद की रचना, उसकी शक्तियां, ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इस प्रकार से अब हमारी जो बारी है पढ़ने की वह है राष्ट्रपति के बारे में है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं और उनको 22 भागों में बांट रखा है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो केंद्र सरकार है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 5 में है। भाग 5, 5वें भाग में केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद है 52 से लेकर 151। तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में केंद्र सरकार है। अब संसद के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो संसद के बारे में हमने ये देखा था कि संसद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 79 से लेकर 122 तक हैं। यस, देखिए, संविधान में पहले कार्यपालिका को शुरू किया गया है, इसलिए कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 78 के बीच में है। केंद्र सरकार शुरू होती है 52 से, तो 52 से 78 तक तो कार्यपालिका, और 78 के बाद में 79 से लेकर 122 तक है वो व्यवस्थापिका यानी संसद से संबंधित प्रावधान है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 123 भी संसद से संबंधित ही है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की भूमिका है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की एक तरह से विधायी यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति है, इसलिए इस अनुच्छेद को हम इन दोनों का कॉमन भी मान सकते हैं। तो 123 तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी 52 से लेकर 123 तक। न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय शुरू होगा 124 से। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेदों की स्थिति हुई, ये आर्टिकल्स की स्थिति हुई। तो इस प्रकार से आज जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद स्टार्ट होंगे कहां से? 52 से। अनुच्छेद 52 से। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति पद से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। वैसे केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो रही है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। फिर आगे कि राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, केंद्र सरकार में उसकी भूमिका क्या होगी? तो अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब वह संघ सरकार या केंद्र सरकार में कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है केंद्र सरकार का। फिर अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति को चुनेगा कौन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा, राष्ट्रपति के वोटर कौन होंगे। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। इन सबको वैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं तय करता है, जबकि अनुच्छेद 59 में कुछ पद से जुड़ी हुई शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है, ओथ का प्रारूप दिया गया है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को किस रीति से हटाया जाता है। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति है वो भारत में बहुत ही गरिमामय पद है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, यानी हेड ऑफ स्टेट है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो बहुत बड़ा पद है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इत्मीनान के साथ और स्टेप बाय स्टेप सहज और सरल रूप से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन की बातें हैं वो कर लेते हैं। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हालांकि जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि भाई अप्रत्यक्ष क्यों होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसकी दो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो एक तो इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी ये परस्पर संबंधित होती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से, व्यवस्थापिका कार्यपालिका से निर्मित होना और एक दूसरे को कंट्रोल करना, ये संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली का यह भी लक्षण होता है कि यहाँ कार्यपालिका दोहरी होती है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक या नाममात्र और दूसरी वास्तविक। तो इस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में कार्यपालिका के दो स्वरूप हो गए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वो औपचारिक कार्यपालिका ही है। अब अगर राष्ट्रपति को केवल औपचारिक कार्यपालिका ही बनाना है तो फिर पूरी जनता से राष्ट्रपति को निर्वाचित करवाना कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह ही निर्णायक होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वह केवल औपचारिक प्रधान है, वो केवल राष्ट्राध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की तुलना करें तो प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा शासनाध्यक्ष। प्रधानमंत्री तो क्या है? शासनाध्यक्ष। वो गवर्नमेंट चलाता है, वो शासन चलाता है। तो शासनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होगा कि वो राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष, तो ये राष्ट्र का अध्यक्ष है, हेड ऑफ स्टेट है। तो इस प्रकार से वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में है। तो इसलिए औपचारिक कार्यपालिका होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता से करवाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां होंगी और वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस तरह से प्रयोग करता है, ये हम राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो हम अनुच्छेद 54 और वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कौन कौन है? देखिए, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो लोग होंगे वो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्यों की तरफ से अगर हम बात करें तो जैसे केंद्र में संसद है तो राज्य में क्या है? विधानमंडल है। और विधानमंडल बोलेंगे तो इसका मतलब दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद। 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इस प्रकार से अगर विधानमंडल शब्द आएगा तो विधान परिषद को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। और ऐसी स्थिति में वो राज्य एडवांस हो जाएंगे, वो राज्य आगे हो जाएंगे जिनके यहाँ विधान परिषद है। तो इसलिए सभी राज्यों में समानता बनी रहे तो विधान परिषद को
राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल नहीं बनाया गया है। इसका मतलब राज्यों की तरफ से केवल विधानसभा। तो राज्यों की तरफ से हम बात करेंगे तो वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यहाँ राज्य का मतलब ये भी बताया गया कि इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल होंगे। वैसे दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन चूंकि वहां पर विधानसभा है तो 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन होते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुडुचेरी के साथ साथ अब एक और नाम आने वाला है, क्योंकि एक नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसमें विधानसभा भी है, वो है जम्मू कश्मीर। इसलिए दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा में 543 सदस्य हैं निर्वाचित और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233। तो इस प्रकार से संसद के टोटल 776 जो सदस्य हैं, संसद के 776 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए अब हम राज्यों के हिसाब से देखते हैं। तो राज्यों में टोटल विधायक कितने हैं? विधायक का मतलब विधानसभा सदस्य कितने हैं? देखिए पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्यों में विधानसभाएं तो होनी है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो इस प्रकार से टोटल 31 विधानसभाएं हैं। पूरे भारत में 31 विधानसभाएं हैं और 31 विधानसभाओं के टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं? जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 403 सदस्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 288 हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 हैं। राजस्थान की बात करें तो 200 हैं। दिल्ली केंद्र प्रदेश की बात करें तो 70 हैं। तो इस तरह से टोटल जो 31 विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 4120। ये कई सालों से 4120 ही तो है। क्यों? क्योंकि सदस्य संख्या का ये जो वर्तमान निर्धारण है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इस प्रकार से 71 के बाद में ये चेंज नहीं हुआ है। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो सदस्य संख्या है वो सन 2026 तक यथावत रहनी है। तो इस प्रकार से केंद्र की तरफ से सांसदों की संख्या जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं 776 है और राज्यों की तरफ से विधायकों की संख्या, विधायक का मतलब विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनकी संख्या पूरे भारत में 4120 है। अब यहाँ एक सवाल जहन में आता है और वो क्या है कि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पलड़ा भारी किसका है? केंद्र का। केंद्र की तरफ से यानी संसद के सदस्य 776 हैं और राज्यों की तरफ से टोटल 4120 हैं। तो यहाँ पर पलड़ा भारी है राज्यों का। और आप अगर संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति जानते हैं भारत की, तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पर क्या लग रहा है? केंद्र कमजोर और राज्य ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था के उलट ही हुआ है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बताई गई है। अच्छा, हमारा सवाल ये था कि केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता कैसे लाई जाए, क्योंकि यहाँ तो राज्यों का पलड़ा भारी है। तो ऐसी स्थिति में मत मूल्य निकाला जाता है, यानी प्रत्येक सांसद के एक वोट की कीमत क्या होगी, एक वोट का मूल्य क्या होगा, और इसी तरह प्रत्येक विधायक यानी प्रत्येक विधानसभा सदस्य के एक मत का कितना मूल्य होगा। देखिए मत मूल्य क्या हो सकता है, किसका मत मूल्य ज्यादा हो सकता है, हम अंदाज लगाएं। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है, एक 5 है और एक 20 है। अब इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हम कैसे बराबर कर सकते हैं? तो हम ऐसे बराबर करेंगे कि जैसे यहाँ ये जो 5 व्यक्ति हैं इसमें प्रत्येक 8 के बराबर होगा, यानी एक व्यक्ति की कीमत 8 गुना होगी, यानी एक व्यक्ति की कीमत 8 के बराबर होगी। और यहाँ एक व्यक्ति कीमत 2 के बराबर होगी। ये जो 5 व्यक्ति हैं इसमें एक व्यक्ति
की कीमत 8 होगी और यहाँ जो 20 व्यक्ति हैं उनमें एक व्यक्ति की कीमत 2 होगी। तो इस प्रकार से टोटल कीमत इनकी कितनी होगी 40 और इनकी कितनी होगी 40। तो अब आप कुछ इशारा समझ गए होंगे ना कि यहाँ मत मूल्य किनका ज्यादा हो सकता है, विधायकों का ज्यादा होगा कि सांसदों का, या सांसदों का मत मूल्य ज्यादा होगा। वो कैसे होगा, चलिए पहले तो ये देखते हैं ना कि ये मत मूल्य वाला प्रावधान क्यों किया गया है। तो ये इतना तो हमारे समझ में आया ना कि भाई केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता स्थापित करने के लिए मत मूल्य निकाला गया है। और साथ ही साथ मत मूल्य में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विभिन्न राज्यों में जो जनसंख्या और उनके जो सदस्य संख्या है उनमें जो अनुपात है वो अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक जैसा रहे। तो राज्यों के बीच में भी समानुपातिक एकता रहे और केंद्र और राज्यों के बीच में भी प्रतिनिधित्व में एकरूपता रहे, इसके लिए मत मूल्य निकाला गया है। और वो मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो प्रत्येक विधायक यानी विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाला जाएगा और फिर संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलता है मत मूल्य। सबसे पहले हम विधायकों की बात करेंगे। तो विधायक का मतलब विधानसभा के सदस्य। देखिए 31 विधानसभाएं हैं पूरे भारत में, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग निकलेगा। कैसे, किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और वो भी एक सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले तो जिस राज्य में हम विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाल रहे हैं उस राज्य की जनसंख्या यहाँ पर लिखनी होगी और उसमें हम भाग देंगे उस राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों का, और फिर जो भी कुछ आएगा उसमें पुनः 1000 का भाग दे देंगे। हाँ, इसको आप गुणा 1/1000 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा, ये सूत्र होगा, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, उस राज्य की जनसंख्या में हम भाग देंगे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का, और जो भी कुछ आएगा उसको पुनः 1000 से विभाजित कर देंगे। जैसे मान लो उदाहरण देखते हैं, हम राजस्थान का उदाहरण लें तो बटे के नीचे यहाँ तो क्या लिखा जाएगा 200। क्यों, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने हैं 200। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है। लिख दे यहाँ पर 6.86, नहीं लिखना है क्योंकि सदस्य संख्या का निर्धारण ये 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं है। सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसलिए आप जब 1971 की जनगणना पर आधारित सदस्य संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर जनसंख्या भी हम 1971 की ही लेंगे। और 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी वो शायद 2.58 करोड़ ऐसा कुछ थी, 2,58,00,000 ऐसा कुछ थी, और भाग 1000। तो इस प्रकार से इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 129। यानी राजस्थान में एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा 129 ही आ रहा है कई सालों से। क्यों, क्योंकि 1971 के बाद में न ये संख्या बदल रहे हैं ना ये संख्या बदल रहे हैं, तो फिर परिणाम भी एक ही आएगा। तो इस प्रकार से 129 राजस्थान की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य है। इस प्रकार से राजस्थान में टोटल सदस्य कितने 200 और एक विधायक के मत का मूल्य कितना हो गया 129। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान से टोटल मतों का मूल्य कितना हो गया 25,800। टोटल मतों का जो मूल्य हो गया वो 25,800। ठीक इसी तरह से हम अलग अलग राज्यों का निकाल लेंगे। जैसे मान लो यूपी की बात करें तो यूपी में जैसे मान लो कोई मत मूल्य आ गया, जैसे मान लेते हैं हम अनुमान के हिसाब से, जैसे मान लें कि जैसे मान लो 300 आ गया मत मूल्य। ये 300 का मतलब कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य के मत की कीमत है वो 300 है। टोटल सदस्य जैसे 403 है तो 403
मल्टीप्लाई 300, इसका मतलब कितना हो गया 12,000, ये सॉरी 1,20,900, शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कैलकुलेशन में देख लेना। तो इस प्रकार से 1 2 3 टोटल कितने राज्यों और कितनी विधानसभाओं का निकालेंगे, 31 का, टोटल 31 का निकलेगा। 31 विधानसभाएं हैं ना भारत में टोटल, यानी 28 तो राज्यों की और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इस प्रकार से सभी राज्यों के मतों की जो कुल कीमत है उसको यहाँ जोड़ लेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 5,49,400 ऐसा कुछ आ गया है, ये टोटल राज्यों की विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या हो गई, मत मूल्यों की संख्या हो गई है। तो इस प्रकार से सभी राज्यों का हम निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, अगर किसी भी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाल रहे हैं तो क्या होगा कि उस राज्य की जनसंख्या में हमें भाग देना है पहले उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का, और फिर भाग 1,000 और करना है। तो इस प्रकार से यह उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। अब हम चलते हैं केंद्र की तरफ, यानी संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होगा, एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये हम देखेंगे। संसद का एक सदस्य, तो हम ये लिख देते हैं सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है, वो है कि राज्यों से प्राप्त कुल मत मूल्य, राज्यों से प्राप्त कुल मत मूल्य, यानी राज्यों से प्राप्त कुल मत मूल्यों का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। तो हम ये लिख देते हैं निर्वाचित सांसद, सांसद का मतलब संसद सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर कोई भाग 1000 करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला है। तो बताइए इस फॉर्मूले के आधार पे क्या होगा, नीचे तो कितना लिखेंगे 776, क्यों, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं 776, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 31 राज्यों की विधानसभाओं के कुल मत मूल्यों का योग है, जैसे हमने अनुमान ऐसे किया, तो 5,49,400 ऐसा कुछ कर लिया, तो यहाँ पर होगा 5,49,400। अब इसमें भाग देंगे 776 का, तो जैसे मान लीजिए 708 आ जाता है, आपको बता दें 708 ही आ रहा है, कई सालों से 708 ही आ रहा है। तो संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना 708। अब देखिए टोटल सांसद कितने हैं 776 जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और एक सांसद के मत का मूल्य कितना है 708। तो बताइए टोटल संसद की तरफ से मत मूल्य कितने होंगे, टोटल संसद की तरफ से कितने मत होंगे, सांसदों की तरफ से कितने मत होंगे। तो 776 को 708 से गुणा करिए, देखिए, नहीं पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले मास्टर जी ने हमें सिखा दिया था कि जैसे आप 20 में 4 का भाग दे रहे हैं, तो इसमें जैसे 5 आता है, फिर इसको और इसको वापस गुणा करोगे ना, तो फिर ये संख्या वापस आती है, ये तो सिखाया था मास्टर जी ने हमें। देखिए मैं और क्या करवा रहा हूँ आपको, देखिए मैं और क्या करवा रहा हूँ आपसे, इसमें इसका भाग दिया, ये आया, इसको और इसको गुणाई तो करवा रहा हूँ, 776 को 708 से गुणाई तो करवा रहा हूँ, क्या संख्या आएगी, लगभग यही तो संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे 5,49,400 है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि संसद की तरफ से जो मत हैं टोटल वो इतने लगभग 5.5 लाख, और राज्यों की तरफ से टोटल मत कितने लगभग 5.5 लाख, हो गए दोनों बराबर, बधाई, दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता लाने के लिए मत मूल्य निकाले जाते हैं। सूत्र याद होगा, राज्यों की तरफ से यानी राज्य विधानसभा के लिए क्या सूत्र होगा, विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य बराबर उस राज्य की जनसंख्या में भाग देंगे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का, और जो भी कुछ आएगा उसको पुनः 1,000 से विभाजित कर देंगे, तो ये उस राज्य में एक सदस्य के मत का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह अगर हम संसद की बात करें तो संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा, तो राज्य से प्राप्त कुल मत मूल्यों का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वो
संसद के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो हुआ मतों का मामला। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं। अब समझ में आया कि वोट देने वाले तो हजारों में हैं और मत लाखों में हैं। वो क्यों हुआ? मत मूल्य की वजह से। और अब हम निर्वाचन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन पद्धति है वो निर्वाचन पद्धति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन पद्धति है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और इसमें भी गुप्त मतदान होता है। तो हमें राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव पद्धति के रूप में याद रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है और जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? हमने राज्यसभा के चुनाव में भी समझा था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी पद्धति से होता है, और तब हमने ये भी कहा था कि हम इस पद्धति को डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अभी अवसर आ गया है, इसको विस्तृत तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, राज्यसभा में ये पद्धति इस्तेमाल की जाती है, हमने पढ़ा था। तो लोकसभा में कौन सी थी? तो लोकसभा के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोले अग्रता ही विजेता, या फिर जो सबसे आगे वही जीते। जो सबसे आगे वही जीते। ये पद्धति जनरली इस्तेमाल की जाती है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। जैसे हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव ले लें, या विधानसभाओं के चुनाव ले लें, या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव ले लें, तो वहां पर जो मत पद्धति इस्तेमाल की जाती है, जो निर्वाचन पद्धति इस्तेमाल की जाती है, वो है जो सबसे आगे वही जीते, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस पद्धति में कुछ खामी है। वो खामी क्या है कि जैसे मान लो कोई एक निर्वाचक मंडल है, कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे मान लेते हैं एक निर्वाचन क्षेत्र है और इसमें टोटल मतदाता 1000 हैं, और इसमें 5 प्रत्याशी खड़े हो गए चुनाव में। एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक व्यक्ति को जीतना है, लेकिन प्रत्याशी यानी उम्मीदवार 5 खड़े हो गए हैं, A, B, C, D, इस तरह से हमने इनके नाम तय कर लिए। जैसे अब जब चुनाव परिणाम आए तो क्या हुआ कि A को 300 वोट मिले, इसको 200 वोट मिले, इसको 180 वोट मिले, इसको 200, इस तरह से 1000 का ये कैलकुलेशन रहा है। अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन हमें एक समझना है। अब यहां पर कौन जीतेगा भाई? यहां पर जीतेगा A। क्यों? क्योंकि जो सबसे आगे वही जीते, यही तो होता है जनरली। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या 700 लोग चाहते हैं कि A जीते? क्या 700 लोग चाहते हैं कि A जीते? नहीं चाहते। लेकिन फिर भी A प्रतिनिधि रहेगा किसका? केवल 300 का या पूरे 1000 का? पूरे 1000 का प्रतिनिधि कहलाएगा। यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये तो सभी का प्रतिनिधि कहलाएगा, जबकि इसमें मैक्सिमम लोग A को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है जिसके पास बहुमत हो। यानी इस चुनाव पद्धति में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आगे होना ही इसकी एक शर्त है। बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या हम ऐसा कोई राष्ट्रपति चुने जिसमें ज्यादातर लोग उसको नापसंद करते हो? नहीं। इसलिए हमने इससे अलग पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल की है। देखिए, इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम कोटा चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम कोटा चाहिए, इतने मत प्राप्त करना जरूरी है, न्यूनतम कोटा। और राष्ट्रपति के चुनाव में ये न्यूनतम कोटा बहुमत होता है एक तरह से, यानी राष्ट्रपति वही बनता है
1000 अगर मत है टोटल, तो राष्ट्रपति वही बनेगा जिसके पास 501 या उससे अधिक मत आएंगे। ये अभी थोड़ी देर बाद में न्यूनतम कोटा के सूत्र में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये पद्धति किस तरह से काम करती है? जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल, इस हिंदी में दूसरे शब्दों में कहें तो एकल हस्तांतरणीय, यानी इसमें हस्तांतरण होता है वोटों का। वो वोटों का हस्तांतरण कैसे होता है वो भी हम आगे समझेंगे।